आज के मुख्य समाचार। हत्याकांड की सियासत तेज, राकेश जम्वाल ने सरकार को घेरा। बस सेवा ठप, रास्ते में खराब हुई बस। हिमाचल प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की प्रतिक्रिया। कांग्रेस कार्य समिति बैठक, कौल सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। महिला आरक्षण पर भाजपा पर सियासत का आरोप, सीएम सुक्खू। चांचू पंचायत में निर्माण कार्य पर विवाद गहराया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राकेश जम्वाल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राकेश जम्वाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकाघाट में दिन दिहाड़े एक मासूम छात्रा की गला काट कर हत्या कर दी गई और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि प्रदेश में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आम जनता विशेषकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भय और असुरक्षा का माहौल बन चुका है। अभिभावक अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में डर महसूस कर रहे हैं। जम्वाल ने कहा कि यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें वह पूरी तरह विफल रही है। जम्वाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते नशा माफिया, खनन माफिया और अन्य आपराधिक गिरोह खुलेआम सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें कानून का कोई भी भय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। इसके अलावा अवैध खनन जैसी गतिविधियां भी पर्यावरण और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों पर ठोस कार्यवाही करने के बजाय केवल दिखावटी कदम उठा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम का अधिकतर समय भाजपा की आलोचना करने और अपनी विफलताओं को छिपाने में व्यतीत होता जा रहा है। जम्वाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था सुधारने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ है, कानून व्यवस्था चरमराई है और विकास कार्यों की गति धीमी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में भी जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार की कार्यशैली से निराश हो चुकी है। लगातार बढ़ती घटनाएं, प्रशासनिक लापरवाही और विकास कार्यों में ठहराव से लोगों का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। जम्वाल ने कहा कि सरकार को अब आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। राकेश जम्वाल ने यह भी कहा कि यदि सरकार समय रहते नहीं संभली तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस नीति लागू करें। विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत दुखद दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है। एक हमारी 19 वर्षीय बेटी की दिन दिहाड़े सुबह एक युवक द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का आज हाल है, मुख्यमंत्री जी बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कहीं पर गोलियां चलाकर युवाओं की हत्या हो रही है, कहीं पर नौजवान के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंका जा रहा है। और अभी हमारे मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में आज एक 19 वर्षीय हमारी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया, जिसकी हम निंदा भी करते हैं और सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो हाल पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का है, इस पर जल्दी से जल्दी सरकार को, पुलिस प्रशासन को जो है वो चिंता करनी होगी। इस प्रकार से अगर दिन दिहाड़े किसी कॉलेज जाने वाली बेटी की गला काटकर हत्या हो जाए, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हिमाचल प्रदेश में नहीं है और जब से
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हिमाचल में लगातार जो है इस प्रकार की घटनाएं, गोलीकांड और ऐसी हत्याओं की घटना जो है हर रोज जो है सुनने को मिल रही है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और सरकार को चाहिए कि इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे। शिमला स्थित राज्य भवन में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रही, जबकि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने की। कार्य समिति के गठन के बाद पहली बार औपचारिक बैठक थी, जिसमें संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव रखे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि वर्ष 2023 में लाया गया महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन असली चुनौती उसे प्रभावी तरीके से लागू करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की वास्तविक और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रजनी पाटिल ने संगठन के भीतर असंतोष को लेकर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े संगठन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक होती है, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता सभी को साथ लेकर चलना और सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करना है। बैठक के दौरान संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत को दोहराया गया। इस पर रजनी पाटिल ने कहा कि जिन्हें संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वे उसी पद पर रहकर अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन हो सके। बैठक में आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने को लेकर गहन मंथन किया गया। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को आम जनता से जुड़े मुद्दों पर और अधिक सक्रियता से कार्य करना चाहिए। शिमला में आयोजित इस बैठक को कांग्रेस संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक में लिए गए निर्णय और रणनीतियां आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में पार्टी की दिशा तय कर सकती है। अब देखना होगा कि संगठनात्मक बदलाव और नई रणनीतियां जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाती है। तो आपने सवाल पूछा, उसी में मेरा जवाब है, संगठन और सरकार में अच्छा समन्वय हो। और हमारे अभी आने वाले, पहले तो हमारे यहाँ चुनाव है पंचायतों के चुनाव के लिए हमारी तैयारी करनी है। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे या संगठन किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है बहुत देरी से ये संगठन गठित हुआ है। तो अभी हमें ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें सब कमिटीज करनी है और उसको उस तरह से हमारा काम शुरू है। हम उसका जायजा लेंगे। आज हमने पीएसी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कौल ठाकुर जी भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर ऐसे कुछ उनके ग्रजेस है, उनके कोई संवेदना है, तो हम उसको जान के उसका सुधारने की कोशिश करेंगे। 2 जिलों के अध्यक्ष बनाए जाने हैं, कब तक बनेंगे? 2 जिलों के अध्यक्ष भी बनने हैं, कब तक बन जाएंगे? वो प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी आपको पता चलेगा। कोई परेशानी है क्या मैम उन जगहों पर, या कोई विवाद है क्या? कोई परेशानी नहीं है। मैम, दिल्ली में विशेष सत्र चल रहा है और महिला आरक्षण बिल को मंजूर हुआ था, जो राज्यसभा में हम लोगों ने किया था। हम तो पायोनियर है, कांग्रेस पार्टी इज ए पायोनियर ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन। हम चाहते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन करने से पहले जो फॉर्मेलिटी है, हमारा डिलिमिटेशन हो, हमारा सेंसस हो, उसके अनुसार किया जाए, क्योंकि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ है। मैम, 2 राज्यों के भाजपा जो है डिलिमिटेशन साफ सुना रही थी, कांग्रेस पार्टी का कैसा? देखो, हमारे यही, आज हमारी मीटिंग भी चल रही है अभी यहाँ पे, अभी पार्लियामेंट में अभी मिल आएगा। हमारा यही कहना है कि डिलिमिटेशन ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है महिला आरक्षण को ठीक सुचारू रूप से लाना। वो सुचारू रूप से लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आनंद शर्मा जी कभी अपने, क्योंकि इतने स्टॉलवर्ड लेता है, हमारे सबके नेता है वो, यूथ कांग्रेस से एनएसएस से लेके। मैं कल उनको स्वयं जाके मिली। नाराजगी हो सकती है, हमारे सबके कभी होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन हम उनको हमारे साथ रखेंगे। वो हमारे बहुत बड़े लीडर है। नाराजगी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, ऐसे नहीं नाराज। देखो, पार्टी में जो काम करता है उसको नाराज होना स्वाभाविक है। तो हम उनको सब हमारे परिवार में के है, तो हम और परिवार के ज्येष्ठ सदस्य है, उनको साथ में लेके जाएंगे। तो उनका निर्देश कैसे आते हैं, वैसे तो हमें बताया गया है कि 1 मैन 1 पोस्ट करना चाहिए। जिनको चेयरमैन बना दिया है उनको फिर संगठन में अभी मत ले लो, बाकी लोगों को चांस दे दो। उस तरह से हम कर रहे हैं कोशिश। ठीक। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहा, जिससे बारिश, तूफान, ओलावृष्टि और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार यह बदलाव न केवल पहाड़ी क्षेत्रों बल्कि मैदानी इलाकों पर भी इसका असर डालेगा, जिससे आम जनजीवन, खेतीबाड़ी और परिवहन पर भी
बढ़ सकता है। वीरवार को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में हल्की बारिश के असर जताए गए हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा और धूप खिली रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साफ मौसम के बावजूद इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी का असर तेज हो सकता है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो संभावित रूप से तेज हवाओं और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली ओलों की चेतावनी देता है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरे प्रदेश में मौसम का प्रभाव व्यापक रहेगा और अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 17 से 19 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का एहसास फिर से बढ़ेगा। यह स्थिति खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जहां पहले से ही मौसम परिवर्तन के कारण खेती और बागवानी प्रभावित होती रहेगी। 20 अप्रैल से मौसम के साफ होने की संभावना भी बताई गई है। इसके बाद पूरे प्रदेश में धूप खिलने लगेगी, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है, जिससे मौसम में ठंडक फिर लौट सकती है। बुधवार को शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। इसके चलते 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, कुल्लू में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मैदानी इलाकों में गर्मी का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है, जहां दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम अभी भी हल्की ठंड बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का अचानक मौसम परिवर्तन स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। तापमान में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने और मौसम के अनुसार कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों और बागवानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फलदार पौधों पर फूल या फल आ चुके हैं। कृषि विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और मौसम के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने हिमाचल प्रदेश में मौसम को अस्थिर बना दिया है। आने वाले कुछ दिन जहां बारिश, तूफान और बर्फबारी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे, वहीं इसके बाद साफ मौसम के साथ गर्मी में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव लाने की जरूरत है। शिमला में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल हाउस बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी जारी रही तो असंतोष बढ़ सकता है और इसका सीधा असर सरकार के प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में बढ़ती नाराजगी पार्टी के लिए गंभीर संकेत है, जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि कई मामलों में कांग्रेस पदाधिकारियों और उनके परिजनों को बिना उचित कारण दूर दराज क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने की शिकायतें सामने आई है। इस मुद्दे को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उठाया और संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा। कौल सिंह के अनुसार उन्होंने इस विषय पर शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी, जिन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद फाइल लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रही। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, जिसके चलते वास्तविक सूची में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि यह मामला पार्टी की आंतरिक बैठक में भी उठाया गया है और इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात भी कही गई है। कौल सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सार्वजनिक मंच का नहीं, बल्कि संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऐसा है, हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी, उसमें कोई पत्रकार वगैरह नहीं बुलाए थे। तो मीटिंग हमारी सिर्फ पार्टी मीटिंग थी। उसमें मीटिंग होने से पहले कुछ हमारे पार्टी के प्रधान और दूसरे पदाधिकारी या महिला कांग्रेस के पदाधिकारी
उन्होंने कहा कि देखो जी, आपने तो हमारे प्रिंसिपल को थाना स्कूल दिया था, वहाँ करके बीजेपी का आ गया और हमें बहुत दूर भेज दिया गया। तो मैंने उस वक्त यही कहा कि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन कुछ मामलों में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों को जो हमारे लगभग 20-22 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली थे, उनमें ना लगा करके कोई वहाँ काजा के तिब्बत में भेज दिए और दूसरे स्टेट अपने कंस्टिट्यूशन में जेल भेज दिए। इसका मैंने ये कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा, जिसके लिए हमने लिखा था, क्योंकि मैंने तो शिक्षा मंत्री को लिखा था और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जी ठीक है, जो आप बोलेंगे हम कर देंगे। और शिक्षा मंत्री ने जैसे मुझे बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन है, वो सारे प्रपोजल जो है चीफ मिनिस्टर को भेज दिए गए। चीफ मिनिस्टर के पास फाइल 3 महीने रही और वहाँ चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, मैं नहीं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने खुद किया हो, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जयराम के टाइम भी वहीं थे। उन्होंने हो सकता है वो लिस्ट बदली और हमारे लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिया। इसका मैंने जो है पार्टी मीटिंग में ही वर्करों को हौसला दिलाने के लिए बात कही थी कि मैं बात करूंगा और करेंगे। और कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को, मुख्यमंत्री महोदय का मुझे टेलीफोन आया कि आपको पब्लिक मीटिंग में ये बात करनी चाहिए। मैं क्या, पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में वो लोग मौजूद थे जिनके मैं रिश्तेदार दूर दराज क्षेत्रों में भेजिए थे। कम से कम अगर आपने फैसला करता, आप मुझे पूछ लेते भाई कौन बताना है आपने, है या बोलो भाई शिक्षा मंत्री को नहीं लिखा, मुझे लिखा करो डायरेक्टर। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को आई, फिर 2-3 बार नाम मैंने बताए और उन्होंने कर दिया। यही बात हुई थी और इससे ज़्यादा बात कोई नहीं है। पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पार्टी में जो है, जब तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नाराज होंगे, उदास होंगे, सरकार की कार्यशैली से हताश होंगे, तो हमारा फर्ज है उस बात को मुख्यमंत्री और सरकार के ध्यान में लाने का और हम समय पर इसको ध्यान लाते रहते हैं। अनदेखी अभी लग रही है क्योंकि आनंद शर्मा जी ने भी कहा है कि सीनियर लीडर्स की अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे संगठन की बात की जाए या सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंत्री बनाए हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, सभी इंटेलिजेंट है, सब अनुभव वाले हैं। उन पर भी काम छोड़ देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए था। और कहा कि शिक्षा विभाग में जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो कम से कम पूछ करके जो है करे। सारे संगठन में तालमेल जो है बैठ रहा है, अब ठीक हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि और ज़्यादा ठीक होगा आगे और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लोगों के काम होंगे, वर्करों की जो नाराजगी है उसको दूर की जाएगी और अगले मिल करके जो है हम 2 साल के बाद जो चुनाव होने, 1.5 साल भी गया, उस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता मिलाएंगे। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने कई बार इसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो 16-17 महीने के बाद जो है अध्यक्ष बदल गई, रानी प्रतिभा सिंह जी ही सिर्फ अध्यक्ष रही, कार्यकारिणी कोई नहीं थी, न कोई वाइस प्रेसिडेंट, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहा। चलो अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया है, अच्छे नौजवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और मैं ये चाहता हूँ, अब कार्यकारिणी बन गई है, जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, पॉलिटिकल कमेटी बन गई है, पॉलिटिकल कमेटी की भी आज मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम इस मामले को उठाएंगे कि अब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है शीघ्र नियुक्त किए जाए, कार्यकारिणी फिर उनको बनाने का मौका दिया जाए और बहुत जल्दी कार्यकारिणी बने
ताकि जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। शिमला में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी के भीतर मतभेदों की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस संगठन में समन्वय पूरी तरह मजबूत है और सरकार तथा संगठन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। बैठक के दौरान आगामी पंचायत चुनावों, संगठनात्मक रणनीति और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं देगी और चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े जाएंगे, जिसमें कोई भी इच्छुक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और पार्टी ने इस दिशा में लगातार कार्य किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध नहीं करती, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू करने के पक्ष में है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अधिकार देना है और उन्हें जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। सीएम सुक्खू ने दोहराया कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन मिलकर जनता के हित में कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। पार्टी में समन्वय है, कोई किसी की कमी नहीं है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है जिसमें सभी प्रकार की राजनीतिक चर्चा होगी। महिला आरक्षण है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी परिशीलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक हमारे पंचायत के चुनाव है, पर पंचायत के चुनाव पार्टी ने डिसीजन किया है। मेरे ख्याल अभी पार्टी की डिस्कशन में भी होगा कि उसको हम पार्टी आधार पर कोई नहीं लड़ेगा, जो चाहे लड़ना चाहे उसको लड़ सकता है। प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात ये है कि संगठन बना, हमारे नए अध्यक्ष विनय कुमार जी बने हैं, तो उन्होंने उनकी अध्यक्षता में और माननीय रजनी पाटिल जी आई है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है, कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। काफ़ी समय से आप ही कह रहे थे कि कार्यकारिणी नहीं बनी, तो सब प्रकार से कार्यकारिणी बन गई। इस पर तो दिल्ली के हमारे नेता काफ़ी बोल चुके हैं, लेकिन परिसीमन के ऊपर जो राजनीतिक रोटियाँ सीखने की बात चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी चाहती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास किया था और हम चाहते हैं, राजीव गांधी ने 73 और 74 में संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था। चाहे जिला परिषद का चुनाव था, चाहे बीडीसी का चुनाव था, चाहे पंचायत का चुनाव था, चाहे में नगर परिषद का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव था, चाहे काउंसलर के चुनाव थे। अगर किसी पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब जो हमारे AICC के नेतृत्व में उस पर अपने विचार हैं। पालमपुर से शिमला के लिए प्रतिदिन सुबह 6:40 पर रवाना होने वाली महत्वपूर्ण बस सेवा आज उस समय बाधित हो गई जब चेडियार शिमला रोड की बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। यह बस चेडियार सहित कई गांवों और कस्बों को जोड़ती है और स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। घटना के समय बड़ी संख्या में यात्री, जिसमें सरकारी कर्मचारी, दफ्तरों में काम करने वाले बाबू, कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं शामिल थे। बस का इंतजार कर रहे थे या पहले से उसमें सवार थे। बस के अचानक खराब हो जाने से यात्रियों को सड़क पर ही रुकना पड़ा। कई लोग घंटों तक वैकल्पिक साधन का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ को निजी वाहनों या महंगे टैक्सी साधनों का सहारा लेना पड़ा। यह बस सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह सीधे राजधानी शिमला से जुड़ती है। रोजाना सैकड़ों लोग इसी बस के जरिए अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। आज की घटना के कारण न केवल लोग देर से पहुंचे, बल्कि कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस रूट पर लंबे समय से पुरानी और खटारा बसें चलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि तकनीकी खामियों के कारण बसों के खराब होने की घटनाएं आम होती जा रही है। यात्रियों का यह भी कहना है कि परिवहन विभाग समय समय पर बसों की ठीक से जांच और मेंटेनेंस नहीं करता है, जिसके कारण इस तरह की परेशानी बार बार सामने आ जाती है। यह बस किशोरी लाल और यादविंदर गोमा के विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती है कि इस रूट पर बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार, विशेषकर परिवहन विभाग को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो परिवहन विभाग का जिम्मा संभालते हैं, उनके खिलाफ लोगों ने सवाल उठाए हैं।
नागरिकों का कहना है कि सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन के दावे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने सरकार और परिवहन विभाग से कई प्रकार की मांगे रखी है कि इस रूट पर नई और आधुनिक बसें चलाई जाए, बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित की जाए, खराब होने की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक बस की व्यवस्था की जाए, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का परिणाम है। पालमपुर शिमला बस सेवा में आई इस बाधा ने एक बार फिर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस पर कितनी जल्दी और प्रभावी कार्यवाही करते हैं ताकि आम जनता को भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। चांजू पंचायत में एक निर्माण कार्यों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर हो रहे कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस संबंध में लिखित शिकायत और घटनाक्रम की पूरी जानकारी सामने आई है, जिसमें कई तिथियों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले को विस्तार से रखा गया है। शिकायत के अनुसार पंचायत में एक कमरे के निर्माण कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन 18 जनवरी 2026 को किया गया था। इसके बाद 19 जनवरी को अखबार पर प्रकाशित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए लगभग 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और यह काम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 जनवरी 2026 को जब मौके पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि काम गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। इस दौरान करीब 40 से 50 लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार्यों पर आपत्ति जताई और जांच की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब 11 जनवरी 2026 को पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी निर्माण कार्यों को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में खामियां सामने आने के बाद उन्होंने काम को रुकवा दिया। इसके बाद 20 जनवरी को इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई बार अवगत करवाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने सूचना का अधिकार RTI के तहत भी जानकारी मांगी है। मार्च और अप्रैल के दौरान कई RTI आवेदन दायर किए गए, जिसमें निर्माण कार्यों की स्वीकृति, खर्चे और गुणवत्ता से संबंधित जानकारी मांगी गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 2 मार्च को पुलिस के पास भी मामला पहुंचा और पंचायत स्तर पर हस्तक्षेप की स्थिति बनी। इसके अलावा 20 मार्च को ब्लॉक विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों को भी RTI के माध्यम से जानकारी देने के लिए कहा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने यह भी मांग की कि पिछले 5 वर्षों में पंचायत में हुए सभी विकास कार्यों की जांच करवाई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते विवाद के बीच जल्द कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। एक्चुअली में इसमें जो हमारे जो स्कूल में दूसरी मंजिल के लिए 8 लाख रुपये आया था, जो ये इसको ग्राम पंचायत चनोग पूर्व प्रधान मनोज कुमार जी ने इसका जो काम कराया था, तो इसके लिए जो 8 लाख रुपया आया था, तो जो इसमें काम हुआ है हार्डली ही 3-4 लाख रुपए का काम हुआ है। बाकियों का हमें इसमें संदेह है कि भी इसमें ये काम नहीं हुआ। जो भी उन्होंने जो उसमें काम किया वो सही ढंग से नहीं हुआ है। ना तो उसमें उन्होंने ग्रिलिंग्स लगाई खिड़कियों में, छोटे बच्चे बाहर निकल जाएंगे, कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है। ना ऊपर उसमें सीलिंग है और ऊपर से जो छत है उसमें भी छोटे सुराख है
मतलब उसमें जो बाहर से प्लस्तर कराया है वो भी मतलब सही ढंग से नहीं कराया है उन्होंने। मतलब उसमें जो हार्डली जो काम हुआ है मतलब वो सही ढंग से नहीं हुआ उसमें। ये जो है आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक्चुअली मैम जो उसके लिए 8 लाख रुपए आया था वो मतलब सही ढंग से नहीं लगाया मतलब सही ढंग से उसमें काम नहीं हुआ। हमने भी अपने घर में काम किया हुआ है, छोटे छोटे मकान हमने भी बनाए हुए हैं। हमारे को थोड़ा सा नॉलेज होती है भी कि हाँ कितना मतलब सभी इसको होती है कि कितना सा काम हुआ है, पर वो सही ढंग से नहीं किया उन्होंने काम। जानकारी हमने सबसे पहले ली थी उनको, पहले जब वो स्कूल का उद्घाटन नहीं हुआ था तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमारे को पहले तो 3 लाख रुपये बताया, इसके लिए 3 लाख रुपये आया हमारे को। तो 18 जनवरी को जब ऑनलाइन इसका उद्घाटन होता है, मतलब काम भी पूरा नहीं हुआ था उसको, फिर भी उन्होंने मतलब जल्दी में उद्घाटन करा दिया उसका। 18 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ, ऑनलाइन उद्घाटन कराया इसका। तो 19 जनवरी अमर उजाला पे इसकी न्यूज़ आती है कि इसके लिए 8 लाख रुपया आया। तो हमने फिर उसके बाद इसकी कंप्लेंट कराई वीडियो सर के लिए, वो हमने 27 जनवरी 2026 को हमने इसकी कंप्लेंट वीडियो सर के पास कराई कि इसके लिए जो 8 लाख रुपया आया क्या ये सही ढंग से भी लगाया हो वहाँ पे या नहीं, पर वो सही ढंग से नहीं लगा हुआ जी। उसके लिए 8 लाख रुपए आया था, तो उसमें अब उन्होंने उस पर छत डाली 2 कमरे के लिए जो पैसा आया था, उसमें कोई सीलिंग नहीं की उन्होंने, कोई उसमें ग्रिलिंग नहीं है। अगर जो छोटा बच्चा उठेगा सीधा नीचे गिर सकता है दूसरी मंजिल से, तो उसमें हार्डली रखो आप भी 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगा हुआ है। तो हमें तो 8 लाख का वो चाहिए ना भी, इसमें 8 लाख रुपए कहाँ लगाया हुआ है? बार मांग रहे पता नहीं हम कहाँ से कहाँ जाके, और हमारे को सारी जगह से गुमराह किया जा रहा अभी ये इसके बारे में भी। जो हमारे जो पूर्व प्रधान थे मनोज कुमार जी, वो बोलते हैं इसके लिए कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख। तो जो सेक्रेटरी से हमने लिया वो 580 का दे रहा है हमारे को। अब जब ITI से लिया हमने तो हमारे को 630 का दे रहे हैं। तो हमारे को पूर्व फिर नहीं बता रहे भी ये, और प्रधान जी ने इसको अखबार पे 8 लाख का ये किया था, और फिर उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट होता है उस पर भी 8 लाख का डाला था। प्रति समस्या है, जैसे 2 कमरे थे पहले नीचे बने हुए, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और उसी के ऊपर 2 कमरे बनाए जाते हैं जो मनोज प्रधान द्वारा 8 लाख खर्च किया गया है उसको। तो वो 2 कमरे ऊपर बनाने लायक नहीं थे। पहले नीचे का ही स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नहीं बन सकते थे 2 कमरे, जबकि उन्होंने 2 कमरे बना दिए। जब 2 कमरे उन्होंने बना दिए तो ना तो हमारे को बता रहे थे, वो तो उद्घाटन के बाद बताते हैं कि 8 लाख रुपये आया है। हमारे को पहले उन्होंने 3 लाख रुपये बताया था, स्कूल के लिए 3 लाख रुपये आया। तो हम ये चाहते भी कि वो 8 लाख लगा कहाँ है।